सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, बेबाक में आपका स्वागत है। और मैं जानता हूं कि आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, आपको यह बताने के लिए कि ममता बनर्जी की शानदार जीत के क्या मायने हैं। देखिए, कई लोग ये कहेंगे कि ममता बनर्जी ने बहुत मुश्किल से यह जीत हासिल की क्योंकि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था। जीत उनकी मुश्किल नहीं थी, उन्हें जीतना ही था। मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा भौकाल बनाया था अपनी पालतू, अपनी गुलाम मीडिया के जरिए, जिसमें वो ये तक कह रहे थे कि ममता बनर्जी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेंगी। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, इनकी पालतू मीडिया क्या कर रही थी। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी से ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों से जीत जाएगी। मगर मुद्दा यह नहीं है। क्या आप जानते हैं, आज सुबह से रिपब्लिक टीवी पर इस आदमी ने एक बार भी अपने दर्शन नहीं दिए। उल्टा ये देखिए अपने स्क्रीन पर, आज ये लोग कोरोना पे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं भी बहुत मुश्किल से आज की तारीख में बंगाल पर अपनी राय दे रहा हूं, क्योंकि मेरी भी तमाम ऊर्जाएं, तमाम ध्यान देश की जनता जो कोरोना से मुकाबला कर रही है उस पर है। मगर आप जानते हैं, पिछले कुछ अरसे से लगातार मैं कोरोना पर ही जोर दे रहा हूं। इस आदमी को कोरोना की तब याद आई जब भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अगर आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती सिर्फ 10 सीटों से, तब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं, ये लोग जोरदार तरीके से पश्चिम बंगाल चुनावों पर बने रही। इस बंदे को देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसे मुंबई में पत्रकारों ने खींच खींच के तमाचे दिए थे। यह कह रहा था कि मेरे इस शब्द पर गौर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। ये लोग अपने आप को पत्रकार और सेफोलॉजिस्ट कैसे कहते हैं? कि ऐसे कहते हैं ये लोग अपने आप को, ये मैं नहीं समझ पाता हूं। मगर जो मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी की जीत मुश्किल नहीं थी। मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी किन लोगों से मुकाबला कर रही थी। इन चेहरों पर गौर कीजिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा। दूसरी बात, अमित शाह की अपनी सोच। और रही बात अमित शाह की सोच पर, इस पर मैं चर्चा आगे करूंगा, उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। इसके बाद गौर कीजिए, प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स, एनआईए, सीबीआई और इनकी पालतू मीडिया जिनके तमाम एंकर्स पहुंच चुके थे पश्चिम बंगाल की जमीन पर, और ये लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में जाकर यह दावा कर रहे थे कि ममता बनर्जी हारने वाली है, हारने वाली है, हारने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी पे लगातार गंदे और निजी हमले किए जाते रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दरअसल ममता बनर्जी जीती क्यों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर दोस्तों जो आने वाला है। सबसे पहले दीदी के मान और उनकी अस्मिता पर हमला हुआ। जी हां, इस चुनाव में जितना गंदा हमला दीदी पर हुआ है, वैसा आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी महिला पर हमला नहीं किया। सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से उनका मजाक उड़ाया करते हैं। ओ दीदी, ओ दीदी। अगर आज ममता बनर्जी पलट के प्रधानमंत्री जी को कह दें, मोदी जी, ओ मोदी जी, वो तो नहीं कहेंगे, मगर मैं जरूर कहना चाहता हूं, मोदी जी, ओ मोदी जी, अब चुनावों पर जोर कम दीजिए। देखिए, देश की जनता कोरोना से मर रही है। इस बात पर गौर कीजिए, कहां अस्पताल नहीं है, कहां बिस्तर नहीं है, कहां ऑक्सीजन नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने हमला शुरू किया ममता बनर्जी पर। उन्हें यह तक करार दिया कि ममता बनर्जी आतंकवादियों के साथ खड़ी हैं। जी हां, उनका एक बयान है जो नहीं भूला हूं। और यही नहीं, इनका प्रचार तंत्र जिस तरह से हमला कर रहा था, मैं आपको बताता हूं क्यों हमला कर रहा था। क्योंकि यह शख्स जो आपके स्क्रीन पर है, अमित मालवीय, यह है बीजेपी के आईटी सेल का मुखिया। कायदे से इस आदमी को तो पार्टी में होना ही नहीं चाहिए, मगर इसे भी पश्चिम बंगाल चुनाव का इंचार्ज बनाया गया था। क्यों? ताकि ममता बनर्जी पर गंदा से गंदा हमला हो।
मैं आपको बताता हूं, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस को याद किया जा रहा था। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी थे, ममता बनर्जी भी थी। मगर जैसे ही ममता बनर्जी मंच पर पहुंचती है तो ये लोग मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू करते हैं। ममता बनर्जी ने इस बात पर आपत्ति जतलाई थी और मैंने आपको इसी मंच पर बताया था इस कार्यक्रम के उस मुद्दे के बारे में। देखिए किस तरह से ममता बनर्जी की तौहीन, उन्हें बेइज्जत करने के लिए मोदी मोदी के नारे लगाए गए। देखिए, किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। और फिर अमित मालवीय क्या करता है? अमित मालवीय अपने प्रचार तंत्र और अपने मीडिया के जरिए यह फैलाता है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम पर आपत्ति है। जी हां, इस तरह से लगातार ममता बनर्जी पर हमला किया जाता रहा। ममता बनर्जी के बारे में इस शख्स यानी कि दिलीप घोष ने यह तक कह दिया था कि आपको कोई चोट वोट नहीं लगी है, आप बरमूडा पहन लो, अगर इतना ही आपको अपना चोट दिखाना है, साड़ी से आपकी चोट नहीं दिखने वाली है। एक 66 साल की बुजुर्ग महिला के बारे में ऐसे शब्द। और इसी दिलीप घोष ने यह भी कहा था कि ममता बनर्जी का खून की जांच होनी चाहिए, इन्हें जय श्री राम पर आपत्ति है। इन्होंने लगातार धार्मिक नारों का इस्तेमाल किया दोस्तों और तमाम हदों को पार कर दिया, तमाम हदों को पार कर दिया। और फिर मैं नहीं भूल सकता हूं, अनुपम हाजरा नाम के एक बीजेपी नेता ने कहा कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं ममता बनर्जी को गले लगा लूंगा, उन्हें झप्पी पालूंगा। एक के बाद एक इन लोगों ने हमला किया और भारतीय जनता पार्टी की गुनाहों की दास्तान को पूरी तरह से दफन कर दिया गया। आपको याद होगा, उनकी एक नेता के कार में से ड्रग्स पकड़े गए थे और उस चक्कर में कैलाश विजयवर्गीय के तो सबसे करीबी आदमी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी, मगर किसी ने उसकी चर्चा नहीं की। और वो ड्रग्स कहां गए, क्यों हुए, अब इस बात की कोई चर्चा नहीं की जाती दोस्तों। आगे देखते हैं, बंगाली बनाम बाहरी। हालांकि नंदीग्राम के अंदर शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे थे कि ममता बनर्जी बाहरी हैं, मगर ममता बनर्जी की जीत की जो सबसे बड़ी वजह है ना दोस्तों, उन्होंने लगातार फोकस इस बात पर रखा कि मोदी जी यहां पहुंचे जरूर हैं, मगर ये लोग बाहरी हैं। ये लोग किस तरह से बांग्ला अस्मिता के बारे में सोचेंगे? क्योंकि देखिए, स्थानीय तौर पर इनके पास कोई नेता नहीं था, कोई नेता नहीं था। मतलब आप देखिए ना, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चेहरा जिसके आधार पर वो चुनाव पे उतरे थे, वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब वो थोड़ा ना सीएम बन सकते थे। अब चेहरों के नाम पर इनके पास कौन था? माननीय कोबरा जी। और जब ये चुनाव में उतरे तो ये धमकी दे रहे थे कि मैं डंक मारता हूं। देखिए क्या कहा था उन्होंने, फिर मैं उसकी बात करता हूं। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। तो देखा आपने, इस तरह की कॉमेडी हो रही थी दोस्तों। तो बाहरी बनाम बंगाली वाले नारे पर ममता लगातार टिकी रही, बंगाली अस्मिता की बात करती रही। और जैसे जैसे वो बंगाली अस्मिता की बात कर रहे थे ना, तो वो जो हिंदू बनाम मुस्लिम वाला जो पूरा प्रोपेगेंडा था बीजेपी का, वो धराशायी हो गया। वो जो ममता का कार्ड था बंगाली अस्मिता का, वो कामयाब रहा। अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं। मोदी जी का दीदी ओ दीदी वाला नारा उल्टा पड़ा, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मुझे याद था महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मोदी जी का यह नारा मुझे याद दिला रहा है कि गली कूचे में अक्सर लड़कियां जब जाती हैं तो जो मनचले लड़के होते हैं ना, वो बैठे रहते हैं आसपास और लड़कियों को देखकर नारा लगाते हैं, दीदी ओ दीदी। और मैंने खुद एक बात कही थी, कल्पना कीजिए दोस्तों कि आपके घर में आपकी मां है, बुजुर्ग मां है, और दूसरे घर में रहने वाला एक बुजुर्ग आपकी मां को ताना दे और कहे, दीदी ओ दीदी। कैसा लगेगा आपको बताइए? कहीं ना कहीं बंगाल की जनता ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा दे देकर ममता बनर्जी की तौहीन कर रहे हैं। उन्हें यह बात स्वीकार नहीं थी, यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। और प्रधानमंत्री का एक इतिहास रहा है, सोनिया गांधी के बारे में जो जिस तरह से बातें उन्होंने की, शशि थरूर की स्वर्गीय पत्नी के बारे में उन्होंने जिस तरह की बातें की, यह पूरा इतिहास है हमारे सामने, हम इसे नहीं भूल सकते। आगे आते